हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कंडीशंस। एलिमेंट्स ऑफ कंडीशंस, या ये कह लीजिएगा कि परिस्थितियों के तत्व, अर्थात जो हम अभी पिछले भागों में हम बात कर रहे हैं कि जो कॉमर्शियल रिसर्च है, जो कॉमर्शियल रिसर्च है या स्टडी है, जिसमें हमने पिछले भाग में परिस्थितियों का उल्लेख किया है। अब उन परिस्थितियों में कौन कौन से तत्व आते हैं या किन किन तत्वों को हम शामिल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि परिस्थितियों को हमने एक व्यापक रूप में लिया है। और जब हमें रिसर्च करनी होती है, अर्थात देखा ये जाए तो प्रारंभिक रिसर्च स्टडी के रूप में ही आती है। प्रारंभिक रिसर्च स्टडी के रूप में आती है कि स्टडी में ये पता चलता है क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर डाउट होते हैं। ये रिसर्च का दूसरा चरण है। डाउट होते हैं, फिर उनको क्लियर किया जाता है, तीसरा चरण होता है, अर्थात चेकिंग। और उसके बाद में यह एक रिसर्च की प्रक्रियाएं हैं, अर्थात अध्ययन करना, स्टडी करना, उसके बाद में डाउट करना, डाउट को क्लियर करना, चेक करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। खैर, हम बात कर रहे थे परिस्थितियों की। कॉमर्शियल स्टडी के लिए हम परिस्थितियों की बात कर रहे थे। परिस्थितियों में क्या होता है, एरिया मिलता है। क्षेत्र मिलता है। अब ये चीज़ बात आती है कि हम आखिरकार जो चाहे स्टडी हो चाहे रिसर्च हो, इसके लिए कुछ सीमाएं हमको तय करनी पड़ती हैं। अर्थात हमारा रिसर्च या स्टडी का स्वरूप क्या होगा। अर्थात प्रारंभिक रिसर्च अर्थात स्टडी, या फिर डीपली रिसर्च, या फिर क्या यह लिमिटेड होगा या यह अनलिमिटेड होगा। यदि मान लिया सब अनलिमिटेड होगा तो सब इधर उधर फैला रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले हम एरिया को सुनिश्चित करें। निश्चित करें जो कि संभव है कि कोई क्षेत्र विशेष हो सकता है, कोई ग्राम, नगर, मोहल्ला, देश, राज्य हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है, या फिर हम वर्ल्ड संसार कह सकते हैं। चलिए, खैर, कि कोई न कोई एरिया हम मान लेते हैं। अब उस एरिया में स्वाभाविक बात है कि जितना छोटा एरिया होगा हम उतना ही ज़्यादा गहराई से हम उसका अध्ययन कर पाएंगे और उस पर हम रिसर्च कर पाएंगे और उसके आधार पर हम कोई परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा तो उसका अध्ययन करना या उस पर रिसर्च करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो उतना डीपली, गहराई से न तो स्टडी हो पाएगी और न ही उस पर रिसर्च हो पाएगी। कारण ये कि स्टडी कॉस्ट भी आती है और रिसर्च कॉस्ट भी आती है। और ये स्टडी या रिसर्च कॉस्ट टाइम के रूप में भी आती है तथा साधन या संसाधन के रूप में भी आती है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, उसका पर्पज़ क्या है।
उसका पर्पस क्या है, हम किस उद्देश्य से हम यह रिसर्च या स्टडी करने जा रहे हैं, किस उद्देश्य से। क्योंकि यदि मान लिया ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो हमारे पास में तमाम सारी ऐसी इंफॉर्मेशन या डाटा आ जाएगा जिसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। परिणाम ये होगा कि हमारी कॉस्ट तो जाएगी, लेकिन कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे, या हमारे लिए वो उस समय उपयोग में आने वाले नहीं होंगे। लेकिन खैर, जब हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि परिस्थितियों में एरिया मिलता है। जब एरिया मिलता है तो उस अर्थात एरिया धरातल मिलता है, धरातल पर आकृतियाँ मिलती हैं, धरातल पर आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आकृतियाँ मिलती हैं, कुछ मानवीय आकृतियाँ मिलती हैं, कुछ आर्थिक मिलती हैं, कुछ गैर आर्थिक आकृतियाँ मिलती हैं, कुछ मानव निर्मित मिलती हैं और कुछ मानव द्वारा विकसित आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ मानव द्वारा निर्मित व मानव द्वारा विकसित आकृतियाँ मिलती हैं। अब यहाँ पर अब वो जो एरिया है वहाँ की हमको देखना होता है कॉमर्शियल स्टडी में कि वहाँ की वेल्थ क्या है, वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, और वहाँ की हेल्थ क्या है। ये हम तब बात कर रहे हैं, हम परिस्थितियों की बात हम तब कर रहे हैं कि जब हमारे पास में न तो कोई डॉक्यूमेंट्स है और ना ही हमारे पास में कोई यूनिट है, न कोई हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई हमारे पास में यूनिट है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। क्योंकि परिस्थितियों का जब हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम एक यूनिट का डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाएंगे, एक यूनिट को तैयार कर पाएंगे, एक यूनिट के लिए हम प्लान बना पाएंगे। पहले हमें परिस्थितियों का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अर्थात उस एरिया, जब हमारे पास में अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास में कोई अभी यूनिट नहीं है, सिर्फ केवल परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों में एरिया है, एरिया में कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ मानव निर्मित हैं, कुछ मानव द्वारा विकसित चीज़ें हैं। अब कुछ आर्थिक हैं, कुछ गैर आर्थिक हैं। गैर आर्थिक में राजनीतिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं। ठीक है, कुछ व्यावसायिक भी है। ठीक है, अब वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का वहाँ का प्रशासनिक ढांचा क्या है, इन सब चीज़ों को क्या क्या चीज़ें हैं, कल्चर कैसा है तथा आर्थिक संभावनाएं या व्यावसायिक संभावनाएं क्या हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ व व्यावसायिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। अब ये सब चीज़ों का जब हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तो फिर अब यहाँ पर बात आएगी। चलिए खैर, एक प्रारंभिक रूप में ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में आ गया अर्थात कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई। अब जब डॉक्यूमेंट आ गया, अब हमें चाहिए यह कि हम अब यूनिट को प्लान करें। यूनिट को जब प्लान करेंगे तो यूनिट को प्लान करने के लिए ज़रूरी ये आता है कि किस आधार पर हम प्लान करेंगे, अर्थात यूनिट का वर्क क्या होगा। अर्थात अब जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें हेडलाइन क्या है, मुख्य बातें क्या हैं, अर्थात क्या हम इसके आधार पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर सेल्स कर सकते हैं। हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है,
क्या बनता है, अर्थात हम यूनिट जो लगाएंगे या यूनिट होगी वो सेल्स यूनिट होगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। किसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, किसके लिए परिस्थितियाँ बेहतर हैं और किसके लिए परिस्थितियाँ बेस्ट हैं, किसके लिए परिस्थितियाँ बेस्ट हैं। अर्थात जब हमारे पास में 3 ऑप्शन होंगे सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग, तो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं वो सेल्स के लिए बेस्ट हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट हैं या फिर तथा बेटर किसके लिए, ऑप्शन के रूप में कौन सी है चीज़ें। अब जैसा कि जब हम ये जान जाएंगे, क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है या फिर सेल्स के लिए बेस्ट है। चलिए सेल्स के लिए बेस्ट हो गए मान लिया। अब किस चीज़ के सेल्स के लिए बेस्ट है, किस चीज़ के लिए सेल्स के लिए बेस्ट है और सेल्स के लिए बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, हम उद्देश्यात्मक अध्ययन करेंगे या सर्च करेंगे। सेल्स के लिए बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, किस चीज़ की यहाँ पर सेल्स बेहतर हो सकती है, किस चीज़ की सेल्स अच्छे तरीके से हो सकती है, किस चीज़ की सेल्स कॉस्ट कम आएगी और रिटर्न ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ये सेल्स यूनिट मतलब ये सेल्स यूनिट ठीक है, अर्थात ये परिस्थितियों के तत्वों में अब जैसा जिस प्रकार का वातावरण होता है अर्थात वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ के अन्य तमाम प्रकार की उपलब्धता और अनुपलब्धता, क्योंकि अब सेल्स के लिए क्या चाहिए, सेल्स के लिए मतलब जो एलिमेंट चाहिए वो अलग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स हैं वो अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एलिमेंट्स अलग हैं। अर्थात सेल्स के लिए क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए। अब वह चीज़ है बिजनेस टू बिजनेस पॉपुलेशन है या बिजनेस टू कस्टमर पॉपुलेशन है, तथा उनकी इनकम क्या है, उनकी इनकम का लेवल क्या है, उनकी परचेजिंग फील्ड क्या है, उनकी परचेजिंग प्राथमिकताएं क्या है, उनका कंजप्शन क्या है, कितना है, किस प्रकार का है। इसलिए यदि सेल्स यहाँ पर बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, किस कारण से बेस्ट है और कितनी सेल्स यहाँ पर आसानी से हो सकती है, कितनी सेल्स बढ़ाई जा सकती है, किसकी कितनी सेल्स बढ़ाई जा सकती है और किसकी कितनी सेल्स कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, ये कहाँ तक बढ़ सकती है और किस तरीके से सेल्स को अपडेट किया जा सकता है। यदि सेल्स के लिए ये परिस्थितियाँ या इन परिस्थितियों में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेल्स को टॉप पर ले जा सकते हैं, जो सेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये परिस्थितियों के स्टडी में आता है। परंतु यदि डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने वाला है तो स्वाभाविक बात है कि यदि यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस यूनिट्स ज़्यादा हैं, एरिया व्यापक है, तो स्वाभाविक बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन की सपोर्ट के लिए एलिमेंट्स हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर आखिरकार किसका वितरण हो सकता है, किस प्रोडक्ट का। चलिए ठीक है, ये भी बात सही है, तथा मैन्युफैक्चरिंग के एलिमेंट्स अलग हैं, तथा ये भी हमको देखना होगा कि आखिरकार ये जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ में सर्विस बेहतर चलेगी या सुविधा बेहतर चलेगा, अर्थात सर्विस की बेहतर सेल्स होगी या सुविधा की बेहतर सेल्स होगी या फिर वर्क की बेहतर सेल्स होगी या फिर प्रोडक्ट की बेहतर सेल्स होगी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का बेहतर होगा या सर्विस का या वर्क का या फिर सुविधा का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की
बेहतर होगी, या फिर कार्य की, या फिर सुविधा की, या फिर सर्विस की, तो ये सब चीज़ें हमें परिस्थितियों में देखना होता है, परिस्थितियों में स्टडी करना होता है, परिस्थितियों में रिसर्च करनी होती है, उसके आधार पर डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एक यूनिट के लिए बिल्कुल क्लियर रास्ता, क्लियर रोड, यूनिट के प्रत्येक पार्ट के लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट रास्ता होता है, कारण सहित, कि हाँ यहाँ पर ये एकदम स्पष्ट है, ये चीज़ें ऐसी हैं। इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही एक यूनिट अस्तित्व में आ जाती है। और डॉक्यूमेंट जो है परिस्थितियों में, उसके आधार पर डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट अर्थात उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड की जाती है, वर्गीकृत की जाती है। तो फिर यह यूनिट वो उसके विभिन्न फंक्शनों के लिए उस इन्फॉर्मेशन को वर्गीकृत कर दिया जाता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट के लिए या एक्शन के लिए किस प्रकार का या कितना, तो इस प्रकार से ये तो हुई जा कर के परिस्थितियों के तत्व। अब यहीं पर डॉक्यूमेंट्स के भी तत्व होते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें यदि सीमित हैं अर्थात बहुत कम बताया जा रहा है, तो जितना कम बताया जा रहा है उतनी ज़्यादा रिस्क है। इसका मतलब है कि परिस्थितियों का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है, परिस्थितियों में सही तरीके से सर्च नहीं की गई, परिस्थितियों में सही तरीके से रिसर्च नहीं की गई है। इसीलिए यह एक सीमित डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं। सीमित डॉक्यूमेंट या सीमित इन्फॉर्मेशन जब है तो उसका एनालिसिस भी सीमित होगा। तो परिणाम ये होगा कि जब सीमित इन्फॉर्मेशन है तो सीमित इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो आकृतियाँ बनती हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं, वो भी तो लिमिटेड ही बनेंगे, कमज़ोर बनेंगे। तो परिणाम ये आता है कि एक यूनिट की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन के रूप में जो रॉ मटेरियल चाहिए एक यूनिट की स्थापना के लिए, स्वाभाविक बात है वो कमज़ोर होगा, जिसके कारण कोई भी यूनिट सही रूप में या ठोस रूप में अस्तित्व में पहली बात आ नहीं पाएगी, और यदि आ गई तो वो चल नहीं पाएगी। इसलिए एक डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी मिस्टेकें हो सकती हैं। अब यहाँ पर अर्थात बात आती है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की, या कंप्लीट परिस्थितियों की, या फिर कंप्लीट यूनिट्स की। यदि अनकम्प्लीट परिस्थितियाँ का अर्थ ये कि यदि परिस्थितियों के किसी भाग का ही स्टडी की जा रही है, यदि अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तब तो बात अलग। तो फिर वह यूनिट भी पार्ट्स ऑफ यूनिट होगी। लेकिन पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि एक कंप्लीट यूनिट की रचना की जाती है तो अपने आप में रिस्क होगी, या ये कह लीजिएगा कि अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यदि इन्वेस्टमेंट या एक्शन के लिए कोई फाइनल डिसीजन या व्यापक डिसीजन लिया जाता है तो अपने आप में रिस्क होगा। वहीं दूसरी तरफ यूनिट की बात आती है, तो जब यूनिट की बात आती है तो यूनिट कर क्या रही है, और उसके द्वारा हो क्या रहा है। यदि मान लिया वो अपर्याप्त
अपर्याप्त डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, अर्थात परिस्थितियों के अपर्याप्त डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि किसी यूनिट की संरचना हुई है तो उसके मूवमेंट में समस्याएं आएंगी, उसके रिटर्न में समस्याएं आएंगी, उसके एक्शन में समस्याएं आएंगी, उसकी गतिविधियों में, उसकी सक्रियता में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी और परिणाम वह उसके पास ऐसी बाधाएं आ जाएंगी जिनको पार करना उसके लिए संभव नहीं होगा, या ये कह लीजिएगा वह एक ऐसे रास्ते पर खड़ी हो जाएगी वह यूनिट कि जहाँ पर आगे कोई रास्ता ही नहीं होगा, या आगे इतनी बड़ी बाधा होगी जिसको पार करना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह कि एक यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स है, अर्थात जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, वह यदि डिस्टर्ब डॉक्यूमेंट्स हैं तो वह भी डिस्टर्ब रहेगी। अब मान लिया एक हेल्थी वेल्थी स्ट्रेंथी यूनिट बन गई जाकर के, एक हेल्थी वेल्थी स्ट्रेंथी यूनिट बन गई जाकर, पर्याप्त मात्रा में ठीक इन्वेस्टमेंट हो गया, वह एक परफेक्ट यूनिट बन गई, चाहे वह सेल्स यूनिट हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, और चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो। लेकिन खाली वह यूनिट बन करके खड़ी होने के लिए तो नहीं है, यूनिट नहीं है, वह बनी है एक्टिव होने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए, या प्रॉफिटेबल होने के लिए, या बेनिफिटेबल होने के लिए, न कि खाली खड़ी होने के लिए। अब मान लिया ठीक सेल्स यूनिट बन के दुकान खुल गई जाकर के, माल भी भर गया जाकर के, लेकिन जब वो माल बिक नहीं रहा, क्यों नहीं बिक रहा? वो माल खाली भरने के लिए, तो वो खाली दिखाने के लिए तो नहीं बनी है वो यूनिट। सेल्स यूनिट इसलिए बनी है ताकि उसमें माल भरा जाए, माल रखा जाए और वो माल बिके। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट इसलिए तो नहीं बनी है कि खाली माल का स्टॉक कर लिया जाए, अरे उसका वितरण होना है। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसलिए तो नहीं बनी है कि खाली उसका निर्माण हो, प्रोडक्शन हो, लेकिन वो प्रोडक्शन किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। या इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, या इसका कोई ये तो है नहीं कि हाँ खाली 2-4 दिन के लिए खोला गया, या महीने 2 महीने के लिए खोला गया, या साल 2 साल के लिए खोला गया, उसके बाद में फिर यदि रिटर्न नहीं मिलेगा कायदे का, तो कैसे इसकी लाइफ जनरेट हो पाएगी? तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, परिस्थितियों के सटीक डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हम कभी कभी जल्दबाजी में न तो हम रिसर्च करते हैं, परिस्थितियों की पूरी रिसर्च करते हैं, ना हम डॉक्यूमेंट्स की पूरी रिसर्च करते हैं, और ना ही हम यूनिट्स की रिसर्च करते हैं, और परिणाम यूनिट्स को हम स्थापित कर देते हैं, और फिर वो यूनिट स्ट्रगल करने लगती है, संघर्ष करने लगती है। तब हमको लगता है कि ये तो मैंने गलती कर दी। इसलिए इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए, विचार करने योग्य है। नमस्कार, धन्यवाद।